हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो नया टॉपिक है वो है परीक्षण आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो पहले परीक्षण आवेश को समझते हैं। परीक्षण आवेश है क्या? कभी कभी होता है कि वैद्युत क्षेत्रों में हम किसी काल्पनिक आवेश की कल्पना करते हैं, तो वहाँ काल्पनिक जो आवेश हम लेते हैं उसी को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। है क्या ये परीक्षण आवेश? अति सूक्ष्म परिमाण वाला ऐसा धनात्मक आवेश जिसकी उपस्थिति का अन्य आवेशों पर प्रभाव नहीं पड़ता, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह अन्य आवेशों पर वैद्युत बल आरोपित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे गुरुत्व क्षेत्र होता है वैसे ही सेम वैद्युत क्षेत्र भी होता है। अब प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस दिशा में होगा। देखो, जो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसकी प्लस आवेश के चारों ओर, तो वैद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इससे ऊपर की ओर दूर जाती हुई और माइनस में उसके पास आती हुई होंगी। खैर, ये टॉपिक नेक्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे निष्कोण वक्र जिन पर एक परीक्षण आवेश स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सके वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो इसमें देखो, जैसे ये प्लस का आवेश है, जैसे ये प्लस का आवेश है, तो इसमें जैसे ये प्लस का आवेश है तो इसमें जो भी बल रेखाएं हैं वो कहाँ हैं? इस आवेश से दूर जाती हुई हैं। माइनस आवेश में क्या होगा? माइनस की ओर आती हुई होंगी। अगर दोनों पास में हैं आवेश तो क्या होंगे? ये बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही होंगी, तो ये भी आगे जाके प्लस से माइनस की ओर, ये भी ऐसी जितनी भी बल रेखाएं होंगी सब प्लस से माइनस की ओर जा रही होंगी। जो फोर्थ है ये प्लस से प्लस की ओर, प्लस प्लस वाले क्या होंगे? रिपेल करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये बल रेखाएं हमेशा दूर जाने लगेंगी। देखो, ये दूर होती जा रही हैं, ये इसके पास नहीं जा रही हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके कुछ गुण भी हैं रेखाओं के कि ये कभी भी आपस में काटेंगी नहीं और हमेशा सरफेस के लंबवत होती हैं, ये आवेश से लंबवत होती हैं। आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों पर। तो फर्स्ट गुण है इसका, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, अगर मुझे इस बिंदु पर मैं इस स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये जो दिशा होगी इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी बिंदु पर, और यही ही दिशा इस पर अगर कोई बल आवेश है, उस आवेश पे जो बल लग रहा है F, तो उसकी ही दिशा होगी F की। कहीं भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। यदि किसी बिंदु पर दो बल रेखाएं काटती हैं तो वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, परंतु वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी एक ही दिशा होनी चाहिए। इस कारण किसी भी स्थान पर दो वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटेंगी। जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये आ रही है, एक वैद्युत बल रेखा यहाँ से सपोज ऐसे आ गई, तो ये दोनों आपस में काट रही हैं। तो यहाँ बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं, तो ये एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा आएगी, एक इस वक्र पर स्पर्श रेखा, एक इस वक्र पर स्पर्श रेखा। तो यहाँ दो दिशाएं होगी वैद्युत क्षेत्र की, जो कि होनी नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे समझने के लिए आपको बेटर है आप पहले फॉर्मूला याद कर लें। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो बल लग रहा है किसी भी आवेश पर जो कि Q नॉट है, और उस Q नॉट के परिमाण के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो Q नॉट क्या होना चाहिए? एकांक आवेश होना चाहिए, परीक्षण आवेश होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं परीक्षण ही हो, कोई भी आवेश हो सकता है, लेकिन जब भी हम किसी भी आवेश की कल्पना करेंगे तो वहाँ हम परीक्षण आवेश ही लेते हैं। तो Q नॉट को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसको अनुपात के रूप में या इसको एकांक मान के भी दोनों तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखी है, अथवा करके वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E की वैल्यू E इज इक्वल टू F वेक्टर F अपॉन Q नॉट। यहाँ से F का मान भी निकाल सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट E वेक्टर। तो ये जो E है ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, मैं लिख दूंगा आगे भी,
अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, अब बल की बात करें वो क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। वैद्युत बल आवेश के परिमाण व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई का मात्रक व विमा की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता था ई इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यह एक सदिश राशि है तो यहाँ दिशा भी होगी ही होगी परिमाण के साथ। आगे मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट पर मीटर, इज इक्वल टू वी बाई डी फॉर्मूले से आता है वोल्ट पर मीटर, वो आगे आएगा क्या। विमा, विमा क्या हो जाएगी, इसकी न्यूटन की विमा लिख दो, कूलाम की विमा और उसको सॉल्व कर ले तो इसकी विमा आ गई mLT-3A-1। तो अब इसमें एक और चीज़ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो ये फॉर्मूला आया है इसमें ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट किसी और के आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है। ठीक है, ये क्यू नॉट, और इस पर जो बल लगता है क्यू नॉट पर वो होता है एफ। तो जैसे मैंने एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया ई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, ठीक है, और इसमें कोई आवेश क्यू नॉट रखा हुआ तो इस पर जो बल लग रहा है वो एफ वेक्टर यहाँ दिखा दिया। तो ये जो क्यू नॉट आवेश है ये किसी और आवेश के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो एफ है। अब आते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सपोज इसका जो वैद्युत क्षेत्र इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, आपको इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है, तो उस पर जो भी बल लगेगा उसके जरिए हम फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे फाइंड कर लेंगे। तो अब आते हैं, मान लिया कि बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है, यहाँ क्यू नॉट मान लिया, तब इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन उसका फॉर्मूला होता है बल का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला आवेश Q था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला आवेश हमारा प्लस Q था और दूसरा आवेश Q नॉट, तो इनके बीच में जो बल लगेगा F, तो वो फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो वो बल आ गया F इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस फॉर्मूले में F का मान रख दो, F का मान रखा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर ये वायु निर्वात में रखा हुआ है तो K का मान 1 हो जाएगा, यदि आवेश Q वायु निर्वात में रखा है तो K इज इक्वल टू 1 रख दो। इसमें दोनों आवेश धनात्मक हैं, देखा था दोनों आवेश धनात्मक, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और E की जो दिशा होगी वो बल F की ही दिशा में होगी। दोनों आवेश धनात्मक आते हैं, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसकी दिशा AB की ओर होगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा बल F की दिशा में ही होगी, अर्थात बिंदु A से P की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारे आवेश हैं, उन सभी के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालना है। तो मान लो जैसे बिंदु A पर प्लस आवेश है, बिंदु B पर भी एक प्लस आवेश, बिंदु C यहाँ ले लिया, बिंदु D यहाँ ले लिया, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन सभी आवेश के कारण किसी बिंदु P पर, यहाँ मान लिया बिंदु P पर, इन सब के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें निकालना है। तो A के कारण इसी को मिलाने वाली रेखा से इस ओर, क्योंकि प्लस है तो प्लस से हमेशा वैद्युत क्षेत्र दूर जाता है और माइनस की ओर आता है, तो इससे इस डायरेक्शन में आगे E2 मान लिया, इसे E1 और इसे E3 मान लिया, इसकी ओर आएगा। अब यहाँ इसकी ओर है, बाकी सबसे दूर है आवेश की ओर, इसकी ओर माइनस है क्योंकि ये भी इसी की ओर जाएगा, E4। तो इसके लिए बिंदु आवेश के समूह के कारण किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो E जो आएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इन सभी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगा। स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, अंक के क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल की कॉपी में करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है, दो बिंदु आवेश क्रम से है, दोनों बिंदु आवेश दे रखे हैं,
1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लो ये दोनों आवेश मैंने यहाँ दिखा रखे हैं क्वेश्चन में, Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी r मैंने मान ली, आवेश Q1 Q2 मान लिए। तो इनकी मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब आप इधर देखो, अगर इधर कोई बिंदु होता तो इसके कारण इधर वैद्युत क्षेत्र आता दूर, ऐसे इसके कारण भी दूरी हो जाती, दोनों की दिशा एक हो जाती, दोनों जुड़ जाते, तो शून्य तो आता नहीं। ऐसे यहाँ अगर बिंदु होता तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आता है इससे दूर, इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी इसी और डायरेक्शन में जाता, दोनों जुड़ जाते, तो यहाँ पर भी कोई शून्य नहीं आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब बीच में देखते हैं, बीच में इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा, इसके कारण इस बिंदु पर इससे दूर जाएगा, तो यहाँ इस तरफ, तो दोनों क्या होंगे विपरीत दिशा में, इसलिए दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए बीच में कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लो वो बिंदु पहले आवेश से x दूरी पर है, ठीक है। तो दोनों आवेश मैंने लिख लिए और इनके बीच की दूरी, आवेशों की बीच की दूरी 1 मीटर है। मान लिया पहले आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। इसका मतलब यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब E1 और E2 का जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो अभी हमें नहीं पता परिमाण में बराबर हैं या नहीं, तो उसके लिए आगे देखते हैं। तब Q1 आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, फॉर्मूला लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के कारण है तो Q1 अपॉन यहाँ से कितनी दूरी पे निकालना है, x दूरी पर, तो x स्क्वायर, r स्क्वायर होता है, तो ये दूरी कितनी है x स्क्वायर निकालनी, क्योंकि इतनी दूरी फॉर्मूले में जो r है वो दूरी होती है, तो ये दूरी है, ये r तो ये है, तो ध्यान रखना आपको प्रॉपर लगाना है। तो ये हो गया किस दिशा में है, दाईं ओर। और तथा Q द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब Q द्वारा बिंदु P पर, तो बीच में इनकी दूरी कितनी होगी, ये दूरी क्या है, टोटल r माइनस एक्स, तो ये r माइनस एक्स है, तो फॉर्मूले में r माइनस एक्स रखना होगा। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये किस डायरेक्शन में था, बाईं ओर है, ठीक है। तो दोनों आ गए। अतः परिणामी क्षेत्र शून्य होने पर दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, दोनों वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रता बराबर होगी, परंतु दिशा क्या होंगी, विपरीत में होंगी, दिशा उनकी विपरीत होगी, परंतु दिशा में विपरीत होंगे। अब दोनों के परिमाण बराबर, दोनों के मान रखे हमने, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेके x को अलग r को अलग कर लिया, ठीक है, x को अलग r को अलग कर लिया। अब x की वैल्यू निकाल ली है, r का मान हमें पता था, रख दिया 1, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 0.414 मीटर या फिर 41.4 सेंटीमीटर, 41.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने में क्वेश्चन नंबर 39 करा दे रहा हूँ। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्मूले पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आपको समबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ बना लिया, ABC समबाहु त्रिभुज बना लिया, जिसकी भुजा दे रखी है 0.05, तो सारी भुजाएं 0.05 की हो जाएंगी, ठीक है। कोनों A व B पर क्रमशः आवेश दे रखें, तो एक आवेश Q1 मान लो, एक आवेश Q2 मान लो, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। इनके कारण कोनों C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। C पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना और उसकी दिशा भी निकालनी है। तो आपको Q1 Q2 दे रखे हैं, हमने लिख लिए R, यानी यहाँ से यहाँ निकाल ले तो R 0.05, इससे इसके बीच निकालो तो R हो जाएगा, ये भी 0.05, तो मैंने R ही रहने दिया, इसको एक ही बार लिखा बस। तो Q1 द्वारा बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया इसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो Q1 से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ये उसकी दिशा इस दिशा में होगी, इस दिशा में, इसको मिलाने वाली रेखा ये होगी, तो इस दिशा में E1 आ गया। ऐसे ही इसके कारण भी इसी दिशा में आएगी, क्योंकि ये माइनस का तो माइनस में माइनस की ओर होगा, प्लस होता तो प्लस से दूर की ओर होगा। तो दिशा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो दिशा भी जरूरी है, और दिशा है तो फिर उसको हम परिमाण के साथ साथ दिशा के देखते हुए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये है और ये, इन दोनों का परिणामी निकालना, तो क्या करेंगे, ये एंगल 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये एंगल क्या होता है 60, तो ये सीधी रेखा है तो 180 में से ये 60 का, तो ये भी क्या आ गया पूरा 120 का आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, यानी उसके लिए हम चेक किया, अभी मान रखा Q1 और Q2 का, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है
तो हमने रख दिया, बस साइन अलग है। साइन यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ क्या निकाले, परिमाण। अगर वेक्टर दिखाओगे तो फिर माइनस साइन, और वे किस दिशा में, आई जे के जो भी है वो सब, ठीक है। तो हमने बस परिमाण लिखा है, तो परिमाण में तो ये दोनों बराबर हो गए, परिमाण में बराबर है। तो परिमाण में अगर ये बराबर है, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इनका जो परिणाम है अगर इनके जस्ट बीच में आएगा, ठीक है, मध्य में, तो ये 120 का आधा आधा कर दिया 60-60, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये अब दो भागों में डिवाइड कर दिए E1 को, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो ये E1 cos 60 इधर और E1 sin 60 इधर, ऐसे ही इसको कर दिया E2 cos 60 इधर, E2 sin 60 इधर। ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि E1 E2 बराबर आ गए अभी, तो ये पूरा मान कैंसिल हो जाएगा विपरीत दिशा में। लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो परिणामी इनके कारण आएगा। आते हैं परिणामी पर, वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तथा E इक्वल टू E1 वेक्टर, E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ये सदिश रूप में है, ठीक है। तो अगर हम मॉडुलस रूप में निकालेंगे तो E इक्वल टू परिमाण, केवल सिर्फ परिमाण, E इक्वल टू E1 cos 60, दोनों को जोड़ दिए जो ऊपर आए थे, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। इसकी दिशा कहाँ है, दिशा है इसकी ये, जो कि क्या है, ए बी भुजा के समांतर है, ए से बी की ओर। ये भी ध्यान रखना, इसलिए ए बी बोला है, बी ए नहीं कहा है, इसलिए मैंने ए बी ही है, तो ए बी दिशा की ओर रखना है, ए बी के समांतर, ठीक है, इसकी दिशा है। E1 E2 के मान रख दिए, जो कॉमन है उनको बाहर ले लिए, cos 60 दोनों में कॉमन था, पहले बार ले लिए, यहाँ से Q1 Q2 के मान भी बराबर है, तो और आर स्क्वायर भी जो कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ये वैल्यू यहाँ लिख दी, Q1 Q2 के मान रखे। ध्यान रखना Q2 का मान नेगेटिव था, तो हमने वो यहाँ नेगेटिव नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो नेगेटिव साइन हम तभी लेंगे जब हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हो, वेक्टर में, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया दिशा का है, दिशाओं के अंदर माइनस साइन अपने आप ही आ गया, इसलिए यहाँ प्लस ही लेना है, माइनस नहीं। अगर आप माइनस लेंगे तो कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। जबकि डायग्राम में देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या था, दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जबकि हमारा क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो माइनस नहीं लेना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। तो अब आते हैं इसी पे, इसको सॉल्व किया, आगे इसको सॉल्व करते ही ये जोड़ के दुगना हो गया, दुगना, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो गई। इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 2 बार, तो ये पॉइंट हट गया 100, जो जो कैंसिल हो सके सब काट दिया। इसको फाइनली सॉल्व करके आ गया 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल की कॉपी में सॉल्व करने हैं।